नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी परीक्षा के लिए कौन से उपन्यास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हमने देवकी नंदन खत्री जी के प्रमुख उपन्यासों को पढ़ा, साथ ही साथ उपन्यास के शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषाएं और कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा जो हिंदी में प्रथम उपन्यास है उसको हमने देखा। अब हम उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी जी के उपन्यासों को पढ़ने वाले हैं। मैं केवल उन्हीं उपन्यासों को बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आया हुआ है या संभावनाएं बन सकती हैं। इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि गोपाल राम गहमरी जी को जासूसी उपन्यासकार की संज्ञा जो है दी गई है, ठीक है ना। बहुत ही रोचकर तरीके से जब पाठक पढ़ता है तो निश्चित रूप से इनकी रचनाएं मंत्र मुग्ध कर देती है पाठक को, ठीक है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें मिलेगा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास अद्भुत लाश। अद्भुत लाश, अब देखिएगा अद्भुत लाश। इसका जो समय है, इसका समय शुरू होता है 1886 से। अगले उपन्यास के बारे में बात करें तो इनका अगला उपन्यास हमें मिलेगा बेकसूर की फांसी। बेकसूर की फांसी। बेकसूर की फांसी। इसका जो समय है प्यारे साथी वह है 1900 ईस्वी। इसके बाद इनकी जो रचना हमें मिली हुई है वह है सरकटी लाश। सरकटी लाश प्यारे साथियों, इसका भी प्रकाशन वर्ष के बारे में बात करें तो इसका भी 1900 ईस्वी ही है, ठीक है। इसके बाद इनका एक प्रमुख उपन्यास निकल कर आता है खूनी कौन। खूनी कौन। खूनी कौन, इसका भी जो समय है वह है 1900 ईस्वी। अब आप देख रहे होंगे कि इनके उपन्यास के जो शीर्षक हैं वो किस कदर रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, फिर बेगुनाह खून, बेगुनाह खून, खून लाश, यही सब तो देखने को मिला। इसका भी समय 1900 ईस्वी। अब अगर हम आगे बात करें तो हमें मिलेगा जासूस की भूल। जासूस की भूल। देखिएगा इनकी जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो सब अपने आप में पढ़ने से क्या लग रहा है, अपने आप में लग रहा है कि ये जो है कितने इंटरेस्टिंग होंगे। इसको पढ़ने के बाद पाठक जो है पूरा गदगद हो जाएगा। इसके बाद मिलेगा अद्भुत, शायद मैंने अद्भुत खून लिखा नहीं, अद्भुत लाश है, अद्भुत खून, ठीक है। यह आता है 1902। इसके बाद मिलता है प्यारे साथी प्रेममय और चक्करदार
चोरी चोरी। यह गोपाल राम गहमरे जी के प्रमुख उपन्यास है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इतना ही पढ़िएगा। मैंने PYQ उठाकर देखा है तो इससे बाहर मुझे मिला नहीं है। आप देखिएगा, अगर मिले तो आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। आपकी परीक्षा के लिए जो जरूरी है मैंने लिखा। अब यहाँ पर समझिएगा, लाश, फांसी, लाश, खूनी कौन, खून, जासूस की भूल, खून, प्रेममयी, चक्करदार छोरी। अगर आप इनकी रचनाओं को देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे हैं इनके शब्दों को कैसे रखा गया है। कहीं पर जो है लाश, कहीं पर फांसी, कहीं पर लाश, कहीं पर खूनी, कहीं पर खून, कहीं पर भूल, कहीं पर खून, कहीं पर, यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा परिवर्तित है, प्रेममय, चक्करदार छोरी। तो अगर आप इसको एक बार लिख लेंगे तो ऐसे ही समझ जाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। 1 से 2 बार लिख कर देखिए, पता चल जाएगा। अगर सत्र के बारे में बात करें तो जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसको ध्यान रखिएगा। 86 और ये 4 जो रचनाएं हैं 1900 में है, फिर 1901, 1902। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ये सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद युग। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं द्वितीय उत्थान का, जिसका समय 1918 से 1936 माना गया। ठीक है, 1936 माना गया है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जब प्रेमचंद युग है तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद। अब ध्यान से समझिएगा, इनका जो मूल नाम था धनपत राय। इनका जो मूल वास्तविक नाम है वो है धनपत राय। प्रारंभ में यह नवाब राय बनारसी नाम से रचना किया करते थे। प्रारंभ में, शुरुआत में यह नवाब राय बनारसी के नाम से अपनी रचनाएं जो है किया करते थे। बाद में चलकर इनका नाम प्रेमचंद पड़ गया, प्रेमचंद। और यह नाम कैसे पड़ा, किसने दिया? तो एक नाम निकल कर आता है दया, शायद दया नारायण शास्त्री। लिखते जाइएगा, दया नारायण शास्त्री, जो उर्दू के लेखक थे। इन्होंने धनपत राय जी को अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम दिया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इनको उपन्यास सम्राट की भी उपाधि प्राप्त है। उपन्यास सम्राट की उपाधि भी प्राप्त है। और उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? तो एक नाम निकल कर आता है शरतचंद चट्टोपाध्याय। शरतचंद चट्टोपाध्याय।
इसको थोड़ा सा देखिए, चट्टोपाध्याय, ठीक है। और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, यह बंगला कथाकार थे। बंगला कथाकार थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझते हैं हम। प्रेमचंद युग में, जिसको द्वितीय उत्थान कहा जाता है, जिसका समय 1918 से शुरू होकर 1936 तक चलता है, इसमें आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम है, जो मूल नाम है, वह है धनपत राय। प्रारंभ में अपनी रचनाएं नवाब राय बनारसी के नाम से किया करते थे। प्रेमचंद नाम दया नारायण शास्त्री जी ने इन्हें दिया, जो एक उर्दू के लेखक थे। उपन्यास सम्राट बंगला के कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको उपन्यास का सम्राट कहा। बातें समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उपन्यास के संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, मनोरंजन के लिए होती है, उनका महत्व 2 कौड़ी के बराबर होता है। उनका महत्व 2 कौड़ी के बराबर होता है। 2 कौड़ी के बराबर होता है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जा रही हैं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो 2 कौड़ी के हैं, और 2 कौड़ी से मतलब क्या समझते हैं? तो उसका कोई मूल्य है ही नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं केवल वही बताने की कोशिश करूंगा और कोई भी तथ्य नहीं बताऊंगा। इसलिए उपन्यास से संबंधित जितने भी क्लासेस आपको मिलेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण ही रहे, नुकसानदेह तो रहेगा नहीं। आगे अगर हम बात करें तो इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास निकल कर आता है। ऐतिहासिक उपन्यास नाम सुने होंगे आप। उस उपन्यास का नाम है रूठी रानी। एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास इनका है, जिसका प्रकाशन 1907 में होता है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ने वाले हैं। बस क्लास में आप बने रहिए और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि जो क्लासेस आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं आपके लिए उपयोगी है, कुछ चीज़ें आपको मिल पा रहा है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों को जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास सबसे पहले हम बात करेंगे देवस्थान रहस्य का। रहस्य जिसका समय 1905 ईस्वी बताया गया है। 1905 ईस्वी। इसमें क्या कहा गया? इसमें बताया गया कि मंदिरों और तीर्थ स्थानों में बहुत सारे भ्रष्टाचार फैले हों। मंदिरों, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना की गई है। पाखंड की आलोचना की गई है। पाखंड की आलोचना की गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आज गर्मी बहुत पड़ रही है और फैन चलता है तो आवाज़ उतने स्पष्ट रूप से आता नहीं है। मैं पूरा भीग गया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें बताऊँ। देवस्थान के बारे में बात करें अगर, रहस्य 1905 ईस्वी में माना गया। इसमें जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। उनको उजागर करने का काम किया गया है। बहुत सारे पाखंड भरे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब है, लेकिन आजकल वर्तमान समय के बारे में बात करें अगर हम, तो आज भी आप देख रहे होंगे कि धर्म और जात को लेकर बहुत सारे पाखंड भरे पड़े हैं आपके भारत में। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने देवस्थान रहस्य की रचना आखिर क्यों की। उस समय जो देश काल का वातावरण था उसके अनुसार उन्होंने रचना की और बताया, और जो भी भ्रष्टाचार फैले हुए थे उनको उखाड़ने की कोशिश की। किसमें? देवस्थान रहस्य में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें आप समझेंगे तो देखिएगा कैसे। देव है ना, तो देव लोग कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। और इन्हीं मंदिरों में फैले जो भ्रष्टाचार हैं, जो पाखंड हैं, उसको उखाड़ फेंकने के लिए, जन लोगों तक उस वातावरण की बातों को पहुंचाने के लिए इन्होंने देवस्थान रहस्य की रचना की हुई है। अब मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आपको बस याद रखना है कि इनकी रचना कौन सी है और इसमें क्या बात बताई गई है। दूसरी रचना के बारे में बात करें तो दूसरी रचना हमें निकल कर आती है प्रेमा। इसका जो समय है वो है 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी। इसमें हिंदुओं में विवाह होता है ना। हिंदुओं में विवाह, और विवाह के किस विवाह की बातें करते हैं? यह बात करते हैं विधवा विवाह की। किसकी बात करते हैं? विधवा विवाह की। हिंदुओं में विधवा विवाह, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का ये चित्रण करते हैं।
की समस्या का चित्रण करते हैं। चित्रण, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रेमा में मुंशी प्रेमचंद जी ने विधवा विवाह की समस्या को जो है दिखाया है, और इसका जो समय है वो है 1907 ईस्वी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ें। यह दूसरी रचना। तीसरी रचना के बारे में बात करें तो तीसरी रचना निकल कर आएगी सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन सभी महत्वपूर्ण हैं। सेवा सदन आप बारी बारी से देखते जाइए, मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। 1905 1907 अब शुरू होगा। कोई बताना चाहेगा सेवा सदन का जो समय है वो क्या है? 1918। ठीक है, 1918। इसमें क्या बातें कही गई हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। सेवा सदन, इसमें जो वेश्या हैं, अब मुझे लगता है कि वेश्या शब्द से आप भली बात समझ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं वेश्या। ठीक है, उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, यहां लिख सकते हैं वेश्या जीवन। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। वेश्या जीवन से संबंधित जो चित्रण किए हैं वह इसमें किए हैं। चित्रण ज़्यादा बात न किया जाए तो बेटर है। आप समझिएगा सेवा। आज भी हमारे जो है समाज में इस प्रकार की चीज़ें फैली हुई हैं, देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों का अपना अपना जो है निजी जो है जीवन है, किसी को हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जाकर। सभी लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं, सबका अपना अपना रोजी रोटी कमाने का काम है ना। तो कोई जानबूझकर किसी भी चीज़ में पड़ना नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें न उनके साथ घटे जो समाज को जो है अच्छा न लगे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किए हुए हैं। इसका समय क्या है? 1918 है। देखिएगा 5, 7, 18। अब यहाँ से आपका आगे बढ़ते जाएगा। अभी मिलेगा आपको, अभी मिलेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं, आगे देखते हैं। अब 1921 में बात करेंगे। एक निकल कर आता है उपन्यास वरदान। क्या आता है? वरदान आता है 1921 में। 1921 में, ठीक है ना। इसमें प्रेम और विवाह की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम और विवाह की समस्याओं का चित्रण किया गया है। किसमें? वरदान में। वरदान कब आता है? 1921 में। आगे बात करें तो अगले नंबर पे हमें मिलेगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम, इसका जो समय है वह है 1922। इसमें औपनिवेशिक शासन की बात की गई है, और इसी में जमींदारों द्वारा जो है किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का भी चित्रण किया गया है। किसमें?
प्रेमाश्रम में। इसमें आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन की बात की गई है, शासन की बात की गई है। और आप लिख सकते हैं जमींदारों एवं किसानों, जमींदारों एवं किसानों के बीच के संबंधों का चित्रण किया गया है। चित्रण किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किस में बात किया जा रहा है? प्रेमाश्रम में। औपनिवेशिक शासन की बात की गई है, इसमें दिखाया गया है कि शासन प्रणाली किस प्रकार से था, जमींदारों और किसानों के बीच में कैसे संबंध थे। और आप उस समय की बातें आप समझ सकते हैं कि जमींदारों और किसानों के बीच संबंध कैसे रहे होंगे, ठीक है ना। आज भी आज समाज में देख रहे हैं जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को किस प्रकार से दबाते हुए चले जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आप बिहार की बातें देखे होंगे जिसमें 1 रुपए की कीमत भी बताई गई होगी, है ना। और जितने भी जागरूक लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बताने की कोशिश की, तो उनको बताइए कोर्ट द्वारा जो है नोटिस जारी किया जाता है। तो इसके संबंध में आप क्या कह सकते हैं? आप अगर वही एक आम आदमी जाए जमीन लेने, आप उसको भी दे दीजिए ना, 1 रुपए नहीं, जिसकी उतनी कीमत बन रही है उतने में ही दीजिए, कम से कम दीजिए, तो वह कोशिश तो करे। अभी हम एक सामान्य लोन जो है लेने जाएं तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज आप जानते हैं क्या है। अगर आप 1 लाख निकालने जा रहे हैं तो 20,000 रख लीजिए कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वही घोट जाएंगे पूरा, उन्हीं के लिए वो है। उसके बाद कितने दिनों तक आपको दौड़ाएंगे? मैं तो कहूँगा कि आपको कभी लोन की तरफ जो है ईश्वर न करे कि आप उधर जाएं, कभी आपको आवश्यकता पड़े उस चीज़ के लिए। लेकिन आजकल जो हमारे समाज में या कह सकते हैं हमारे देश में जो चल रहा है, जो बड़े लोग हैं उनको किस कदर से जो है बढ़ाया जा रहा है और छोटे लोगों को किस प्रकार से दबाया जा रहा है, वह इस समय भी देखने को मिल रहा है। आप सोचिए उस समय कैसा रहा होगा उनका समय, ठीक है। कभी हम 1 रुपए की बात फिर कभी कर लेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रचना मिलती है, रंगभूमि। इसका जो समय है प्यारे साथी वो है 1925। अब ध्यान से समझना, मैं शुरू कहाँ से, अभी 36 तक मैं जाऊंगा। मैं 5, 7, उसके बाद जो है 18, फिर 21, 22, 25, फिर मिलेगा 26। ऐसे ही हम जाएंगे कहाँ तक? 36 तक जाएंगे। सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें बात किया जाता है औद्योगिकरण का। इसमें औद्योगिकरण का बात किया जाता है। इसे में पूंजीवादी लोग भी आ जाते हैं, पूंजीवादी लोग भी, अभी मैं बताऊंगा विस्तृत से। इसके बाद भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण भी मिलता है। चरित्रहीनता का
हीनता का विश्लेषण भी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने किया हुआ है। सामाजिक जीवन से ऐसे ही नहीं जुड़े थे, इनका चित्रण करते हैं। जो औद्योगिकरण है उसमें किस प्रकार के दोष थे, जो पूंजीवादी लोग थे वह किस प्रकार से, किस नीति से आम जनता का शोषण किया करते थे, और जो भारतीय शिक्षित लोग थे उनकी चरित्रहीनताओं का भी विश्लेषण मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही बाकायदे तरीके से किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी में पूंजीवादी जो है नाम आ गया, तो मैं तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो कहूँगा खडानी। बाकी तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप भी 1 रुपये लाइए, 1 रुपये लाइए, ठीक है। हजारों एकड़ जमीन 1 रुपये में 1 साल के लिए लीज पर पाइए, और लाखों में पेड़ों को काटिए, लाखों की संख्या में क्या कीजिए, पेड़ों को काटिए, और फिर नए भारत का शुरुआत कीजिए, है ना। डिजिटल इंडिया बनाइए पेड़ों को काटकर। एक दिन पर्यावरण दिवस आता है और उस दिन एक पौधा लेकर बैठ जाते हैं और फोटो खिंचवा कर भेज देते हैं। अरे भाई, उसके अगले साल में जब पर्यावरण दिवस हो तो आप उसी पेड़ जो लगाए हुए हैं पौधा, उसी के पास जाइए और दिखाइए कि हमने पिछले साल इसको लगाया था, अब इसकी वृद्धि यहाँ तक हुई है। मैं भी इसी प्रकार से कोशिश करूंगा कि भारत की जो है वृद्धि हो, भारत विकास की तरफ जो है बढ़े। आप 2047 की बात करते हैं, 2025 में ही यही स्थिति है। और सबसे बड़ा जो है मुद्दा आप देख सकते हैं शिक्षा, है ना। जितने भी शिक्षित लोग हैं आजकल समाज में ऐसे बिना काम के ही पड़े हुए हैं, बिना काम के। और आजकल सोशल मीडिया का देख ही रहे हैं, जो गाली दे रहा है यूं रातों रात वायरल हो जा रहा है। टीचर आपके लिए संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ही नहीं, क्यों होगा जरूरी? वो तो आपको ज्ञान बांटता फिर रहा है, बेवकूफ़ है। कि आप थोड़ा सा शिक्षित हो जाइए, जिस काम के लिए आप पढ़ रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाइए। वो दिन रात लगा हुआ है आपके लिए, है ना। तो उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जो 2-4 गालियाँ देंगे खुश होंगे, चंद मिनटों की खुशी। आप जानते हैं ना जीवन भर आपके साथ क्या कर सकता है। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। हमने आपसे क्या कहा, बाकायदे बहुत स्थिर तरीके से सभी रचनाओं को मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि सभी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करा सकूं। इसके बाद मिलता है प्यारे साथी कायाकल्प। कायाकल्प, कायाकल्प, इसका जो समय है वो है 1926। 1926, ठीक है, 1926। इसमें जो है पुनर्जन्म की धारणा पर जो है समाज सेवा और राजा द्वारा जो है किए गए अत्याचार की बातें की गई हैं, और सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। किसमें? कायाकल्प में। तो इसमें हम लिख सकते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, राजा, राजा के अत्याचार, के अत्याचार, अत्याचार, और इसका जो विलासिता, विलासिता जीवन है, जहाँ पर राजा 1 रानियाँ नहीं, 2-2 रानियाँ नहीं, पता नहीं कितनी रानियाँ रखता है, उसी को ना कहेंगे विलासिता जीवन जो है जी रहा। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया कि ऐसा करते हैं। इसी में जो है सच्चे प्रेम, सच्चे प्रेम की बात कही गई है। तो पुनर्जन्म का जो है समाज सेवा किया गया,
उसके बाद जो राजा है उसके अत्याचार को दिखाया गया, उसके विलासिता जीवन को प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ सच्चे प्रेम की भी बात की गई। किस में? कायाकल्प में। अब आगे अगर हम बात करें तो अगली रचना हमें मिलेगी निर्मला। निर्मला, निर्मला, इसका जो समय है प्यारे साथियों, इसका समय है 1927, 1927, 1905, 1907, 1918, 1921, 1922, 1926 और 1927। ठीक है। अब इसमें हम क्या जो है लिख सकते हैं कि इन्होंने निर्मला में क्या कहने की कोशिश की है। इसमें दहेज प्रथा का नाम सुने होंगे। इसमें दहेज प्रथा की बात की गई है। इसमें अनमेल विवाह की भी बात की गई है। मुंशी प्रेमचंद जी देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से उजागर करते हैं, अपने प्रत्येक उपन्यास को सामाजिक जीवन से ही जोड़ देते हैं। जितने भी इनके उपन्यास हैं वो सभी के सभी सामाजिक जीवन पर ही आधारित हैं। जब पढ़ोगे तो यह स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है। तो जो दहेज प्रथा की समस्या थी उसका उजागर करते हैं। जो अनमेल विवाह की समस्याएं थी इनका विशेष रूप से चित्रण करते हैं। किसमें? निर्मला में। किसमें करते हैं? निर्मला में करते हैं। ठीक है। लिखते भी जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है गबन। गबन, इसका जो समय है वो है 1931, 1931 इसका समय है। ठीक है। इसमें दिखाए और इसमें दिखावे और प्रदर्शन की जो है प्रवृत्ति है। इसमें दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्तियों का जिक्र किया गया है। प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। साथ साथ स्त्री की आभूषण, प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण मिलता है। किसमें? गबन में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम जो है इस क्लास में कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आपको मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को पढ़ा दूं ताकि आपको किसी अन्य क्लास की आवश्यकता न हो। अगले जो है उपन्यास के बारे में बात करें तो आएगा कर्मभूमि का जो समय है वो है 1932। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कही गई है। ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया। इसके बाद अछूतों के उद्धार की बातें की गई है। इसमें दलित किसान के उत्थान की भी जो है कथा रखी गई है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं।
तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई, इसमें जो दलित किसान हैं उनको रखा गया, ठीक है, किसमें, कर्मभूमि में, और अछूतों का उद्धार कर दिया गया, किसमें, कर्मभूमि में। ये भी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई एक प्रमुख उपन्यास है, जिनका, मुंशी प्रेमचंद जी का। जितने भी उपन्यास पढ़ रहे हो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण ही हैं, कोई भी ऐसा उपन्यास नहीं है मुंशी प्रेमचंद जी का जो महत्वपूर्ण न हो। इसके बाद मिलेगा गोदान। गोदान मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये महत्वपूर्ण है, वह नहीं है, कोई भी रचना एग्जाम में आ सकता है। 1936 इसमें किसान जीवन की जो है महागाथा का वर्णन किया गया है, और किसान जब ऋण लेता है तो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के बारे में भी बात किया गया है। तो इसमें लिख सकते हैं किसान के चित्रण की बात कही गई है, और साथ साथ किसान जब कर्ज लेता है तो वह किस प्रकार से उसका जीवन कर्ज लेने के बाद चलने लगता है, इसमें गोदान में बताया गया है। किसानों का बहुत ही मार्मिक तरीके से चित्रण मिलता है, किसमें, गोदान में। आपको गोदान एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए, इसके पात्र भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं किसी दिन जो है सभी उपन्यासों के पात्रों को भी लेकर आऊँगा। अगर आप क्लास को ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा जो है शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से मोटिवेट जो है रहूँगा ही कि आप क्लास को पसंद कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। यह मंगलसूत्र जो है इनकी अधूरी रचना है, इसको पूरा करते हैं इनके जो पुत्र हैं, किनके, मुंशी प्रेमचंद जी के, अमृतराज। मंगलसूत्र को कौन पूरा करते हैं, इनके पुत्र अमृतराज, ठीक है। तो प्यारे साथियों,